नमस्कार दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आज आप सभी के सामने कुछ अच्छी खबर लेकर के हाजिर हूं और ये अच्छी खबर ये होने वाली है कि हाँ दोस्तों, आपके पड़ोसी राज्य जो उत्तराखंड है वहां पर भी जो है फाइनली नोटिफिकेशन आ चुका है, जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा जो है जारी कर दिया गया है। तो आज की इस पूरी जो है वीडियो में हम उसके सारे पहलुओं को समझेंगे कि इसमें क्या कैसे सारी चीजों को जो आपके दिमाग में एक प्रश्न उठता है तो उनको देखेंगे, और साथ ही साथ कितनी फीस लगनी है, कितने पोस्ट आए हैं, किस पोस्ट के लिए है, किस पोस्ट पर कितनी वैकेंसी आई है, फॉर्म कब से कब तक भरा जाना है, हर चीज़ों को देखेंगे। और फॉर्म जो भरते समय क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होने वाली है तो इस पूरी वीडियो में आप वो देखेंगे। तो अगर केवल ये वीडियो तक हम नहीं रुकेंगे, इस वीडियो के अलावा हम पढ़ाई भी करेंगे, तो उसके लिए इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो पूरा अंत तक देखिएगा और साथ ही साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ बातें नहीं पढ़ाई भी होती है। ठीक है, तो चलिए देखिए भैया, यहाँ पर जो है विज्ञापन का प्रकाशन जो है 14 मार्च 2024। यहाँ दोस्तों 14 मार्च 2024 को इसको जो है क्या पब्लिश कर दिया गया है, और इसे जो भरने की अंतिम तिथि है ये 3 अप्रैल तक आप भर सकेंगे। यानी कि 3 अप्रैल की रात 11:59 तक आप जो है इसे भर सकते हैं। जैसे ही 11:59 के बाद 12 बजने की समय आएगी, ये आप बिल्कुल भी भर नहीं सकेंगे। तो यहाँ पर आयोग ने इसे स्पष्टता जो है प्रकाशित करते हुए बता दिया। उसके बाद जो परीक्षा शुल्क होगा उसे भी आप 3 अप्रैल 2024 तक क्या जमा कर सकते हैं। ठीक है, 3 अप्रैल 2024 तक। और इसमें अगर आपको संशोधन या परिवर्तन करना होगा तो उसके लिए कि आपको 9 अप्रैल से 18 अप्रैल 2024 तक का समय दिया गया है। यानी कि आप ये जान के चलिए 18 अप्रैल तक तो आपका केवल फॉर्म ही भरा जाएगा। ठीक है, ये आप समझ लीजिएगा, और ये भी उसके रात के 12 बजे तक होगा। तो यहां पर सबसे बड़ी चीज निकल के क्या आ रही है कि फाइनली आपका फॉर्म भरा जाना शुरू हो चुका है। तो समय ना गवाते हुए यहां पर इस पूरी चीज को समझने के बाद, अगर आपको अच्छा लगे पूरी चीजों को आप जानने के बाद, तो फॉर्म भरने में बिल्कुल भी देरी मत करिएगा। उसके लिए और अन्य चीजों को भी हम यहां पर देखते हैं फॉर्म किस प्रकार से भरा जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहां पर बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या है यहां पर जो। तो देखिए कितने पोस्ट पे कितनी वैकेंसी आई है। डिप्टी कलेक्टर, जी भैया, जिसे आप लोग एसडीएम कहते हैं, इसके कुल 9 पोस्ट आए हैं। कितने? 9, जिनमें 8 जनरल के हैं, 1 ओबीसी के। हम 22 सब पार्ट में नहीं जाएंगे, हम ओवरऑल देखेंगे। पुलिस उपाधीक्षक के 17 पोस्ट है। जिला कमांडेंट होमगार्ड्स के 5 पोस्ट है, इसके 1 पोस्ट है। जिला पंचायत राज अधिकारी की केवल 1 पोस्ट है। वहीं कार्य अधिकारी जिला पंचायत का 1 पोस्ट है। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी का 6 पोस्ट है। वहीं यहां पर देखिए सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज मुझे यहां पर लगी वो ये लगी कि यहां पर जो है अच्छे खासे पोस्ट, ये देखिएगा दोस्तों, ये रहा। इसे पहले इरेज कर दूं, वरना जो है ये आपको लोगों के लिए दिक्कत का कारण बन सकता है, वरना समझने में दिक्कत करेगा। ये देखिए आपका, ये जो आप पोस्ट देख रहे हैं, उप जिला अधिकारी, स्टाफ अधिकारी, विधि अधिकारी के 58 पोस्ट। अच्छी खासी पोस्ट होती है भैया, काफी अच्छी खासी वेतन होती है। ऐसा कुछ मत समझना कि कहीं से हल्का है। ठीक है, बहुत अच्छा पोस्ट होता है। परिवीक्षा अधिकारी का 1 पोस्ट है। उसके बाद आगे चलते हैं यहाँ पर, आगे देखिए वित्त अधिकारी, कोषाधिकारी जो वित्त विभाग से 14 पोस्ट है। उसका सहायक आयुक्त राज्य कर से यहाँ पर 16 पोस्ट है, और साथ ही साथ राज्य कर अधिकारी के 53 पोस्ट। तो यानी कि अच्छे खासे पोस्ट है। और सहायक नगर आयुक्त अधिशासी अधिकारी होता है, उसके 7 पोस्ट है। तो कुल मिलाकर 189 पोस्ट की वैकेंसी यहाँ पर निकली है। तो यानी कि स्पष्ट कह दिया कुल संख्या कितनी? 189। जी भैया, यहाँ पर कह रहा है 189 पोस्ट की वैकेंसी यहाँ पर निकली हुई है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा। तो आप लोग एकदम से शुरू हो जाइए कि क्या यहाँ पर हम लोग को बस करना है, बहुत कुछ अंतर नहीं होता है, आप लोग देखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आगे क्या है। यहां पर फिर आगे जो है अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सारी चीजों को मैं जो बताने, देखिए जो मैंने आपको बताया अच्छी पोस्ट होती है उसके बारे में समझिएगा। ये देखिए इसमें क्या है, जो उप शिक्षा अधिकारी, स्टाफ ऑफिसर या विधि अधिकारी के पोस्ट के लिए आपको बस क्या है, परास्नातक की उपाधि होनी चाहिए। जी भैया, परास्नातक यानी कि आपको क्या, बीएससी से नहीं, एमएससी एमए किए होगे तो उसके तब आप जो है इसे भर सकोगे। ठीक है, वहीं परिवीक्षा जो अधिकारी के लिए है, वहां पर क्या कह रहा है कि कोई भी विश्वविद्यालय से क्या है घोषित किया गया हो, उसके पास क्या, या कोई भी हो तो क्या
समाज शास्त्र या फिर सामाजिक कार्य में स्नातकोत्तर डिग्री हो, यानी कि आप ग्रेजुएट किसमें हो, समाज शास्त्र या सामाजिक कार्य जैसे अब उसमें, ठीक है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, जो अन्य पोस्ट है जैसे आपका जिला कमांडेंट, होम गार्ड्स, ये सब जो पद के लिए यहाँ पर हैं, इनमें देखिए आपके लिए क्या है, इनमें आपके लिए है कि जो जिला कमांडेंट का है, इनमें क्या सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अभी तक सेवा हो, या फिर आप जो राष्ट्रीय कैडेट कोर हो तो उसमें बी तथा सी का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। जी भैया, इसके लिए जिला कमांडेंट, होम गार्ड्स, उसके बाद क्या संभागीय परिवहन अधिकारी एवं सहायक नगर आयुक्त के लिए ये चीजें मांग रहा है, जो उसके साथ यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन तो हो ही, उसके साथ जो ये चीजें मांग रहा है। ठीक है, इन सब चीजों से आपको क्या, आपको छूट और जो है फायदा हो सकता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भी देखिए जिला पंचायत अधिकारी, जिला ग्रामोद्योग अधिकारी, ये सब चीजें देखिए जरूरी नहीं कि हो तभी भरो, ये सब चीजें एडेड इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके पास है तो आप दूसरों से और भी ज्यादा अच्छे से आगे हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर जो पुलिस उपाधीक्षक का पद है, यहाँ पर देखिए क्या है, देखिए इसमें क्या होता है ना, आपकी जो है शारीरिक मापदंड जरूरी होता है इस पोस्ट के लिए। तो इसमें अगर आप सामान्य वर्ग से हैं, तो अगर आप पुरुष है तो आपका 167.7 और महिला है तो 152 सेंटीमीटर आपकी क्या हाइट होनी चाहिए। वहीं अगर आप अनुसूचित जनजाति से आते तो 160, और अगर आप पर्वतीय क्षेत्रों से बिलोंग करते, हिली स्टेट से, तो आपका 162.6 होना चाहिए। और बाकी अन्य दोनों में अगर आप महिला चाहे अनुसूचित हो चाहे पर्वतीय, तो आपका 147 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। ये जो है पुलिस उपाधीक्षक के पद के लिए थी। ठीक है, और सीने की माप यहाँ पर दिया है कि अगर आप अनुसूचित और पर्वतीय हैं तो 76.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, बिना फुलाने पर कितना 81.5 सेंटीमीटर। वहीं सामान्य व अन्य के लिए जो है 78.8 और 83.8 होना चाहिए, और कम से कम आपका वजन 45 किलोग्राम तक होना चाहिए। ये चीजें मैं बता रहा हूँ कि ये चीजें तुम एडजस्ट भी कर सकते हो कि भैया देखो अभी मेन हाइट है, बाकी सीना को तुम मेहनत करके बना लोगे। ठीक है, अब देखो क्या जिला कमांडेंट जो होम गार्ड्स के लिए आया है, उसमें पुरुष अभ्यर्थी की कितनी हाइट होनी चाहिए, 165 से कम नहीं होनी चाहिए, और महिला की 150 से कम नहीं होनी चाहिए। और जो पुरुष अभ्यर्थी जो उत्तराखंड राज्य के हैं उनके लिए 160 है। जी भैया, अगर आप उत्तराखंड राज्य से हैं और मेन है, फिर भी अगर आप 160 सेंटीमीटर हाइट है तो आप एलिजिबल है। ये अन्य राज्यों के लिए 165 से कम नहीं अलाउड है। ठीक है, बाकी सीना का तो मैं इस पे चर्चा ही नहीं करूंगा, मुझे तो अभी ये जरूरत पॉइंट नहीं लग रहा। ठीक है, ये आप समझिए। अब देखिए थोड़ा सा अलग चीजों को हम यहाँ पर बढ़ते हैं जो हमारे लिए जानना जरूरी है। ठीक है, इसके बाद देखो इसमें एक चीज पॉइंट यहाँ पर आपको समझने की बात है कि देखिए ऐसा इसमें एक पॉइंट डाला गया है, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो। यानी कि ये कह रहा है कि अगर आपने एक से ज्यादा शादी की है तो भैया आप यहाँ पर भूल जाइए कि आपको जो है मिलेगा। ठीक है, बहुत लोग कहेंगे अभी सर शादी नहीं की है नौकरी के लिए, ठीक है, मतलब मेरा काम है बताना। दूसरा बात यह है कि वो महिला अभ्यर्थी पात्र होंगी, मतलब नहीं हो पाएंगे जिनके ऐसा किया हो कि अगर उसकी पुरुष से विवाह हुआ हो और उसने ऐसे पुरुष से विवाह किया जिसकी पहली पत्नी जीवित हो, उसके बावजूद उसने विवाह किया, तो महिला भी पात्र नहीं होगी। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आपको समझने की जरूरत है। ओके, चलिए मैंने तो ये जरूरी पॉइंट लगा, मैंने बता दिया। अब देखो यहां पर आपको फॉर्म भरते समय क्या करना था। ठीक है, देखिए आप समझिएगा, फॉर्म भरने के लिए आपको क्या कर रहा है, देखिए पूरी प्रक्रिया में आपको यहाँ बस एक मिनट, हाँ यहां पर पूरी प्रक्रिया समझते हैं। देखिए आपको एक वेबसाइट दिया है, कौन सा, psc.uk.gov.in या फिर क्या ukpsc.net.in। इस पर आप जाएंगे तो आपको तुरंत वहीं पर दिखा मिल जाएगा, और वहीं पर जो है जा करके आप सारी चीजों को जैसे जैसे यहाँ पर बता रहा हूं देखते जाइएगा। वहीं पर जैसे आप खोलेंगे तो आपको पहले ही नोटिफिकेशन ऊपर दिख जाएगा कि ये आ चुका है, वहीं पर आपको क्लिक करना है। वहीं पर फिर अप्लाई नाउ पर आप जब क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन आपको करना है। आपके लिए जरूरत क्या क्या है, तो देखो प्राइमरी रजिस्ट्रेशन है तो आपको मोबाइल नंबर देना, ईमेल देना है, ठीक है, जिस पर आ सके, और उसके बाद आपको अपना एजुकेशन डिटेल्स आपको भरना होता है। ठीक है, जहां पर आपको हाई स्कूल का होता है, बाकी जो आप पढ़े होते हैं उसकी जानकारी दी होती है। ठीक है, ओके, अगर आप कुछ गलती करते हैं तो वहां पर एडिट या डिलीट का भी ऑप्शन होता है, ये चीज आप जाने रहिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, फोटो सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद दिया होगा कितने एमबी का होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। जब आप उसे अपलोड करेंगे तो आपसे क्या मांगेगा कि आपका डिक्लेरेशन मांगेगा। जब आप उसे डिक्लेरेट कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, फिर से जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगा और आगे आप बढ़ जाएंगे। और उसका फाइनल सबमिशन में देखिए क्या क्या चीज जरूरत है मैं बता दे रहा हूं। उसके बाद क्या आपको एक बार पूछेगा
देगा कि अगर आपको कोई भी दिक्कत लग रही है तो एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। अगर आपको चेक करने का ऑप्शन देगा, आपने चेक कर लिया, वरना फिर वो क्या, वो आगे बढ़ जाएगा, ठीक है, समझ गए। और उसके बाद क्या है, सबमिट के पश्चात अभ्यर्थी को पंजीकृत मोबाइल पर ओटीपी प्राप्त होगा, जिसको कि इंटर ओटीपी वाली फील्ड्स में दर्ज कर कैंसिल एप्लीकेशन पर क्लिक करें। आवेदन रद्द करने के पश्चात उस आवेदन रद्द के सापेक्ष किसी भी दशा में कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। मतलब अगर आपको जो एप्लीकेशन के उसे अगर आप क्या करना चाहते हैं, रद्द करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब फाइनल कर दिए, उससे बाद जो है संशोधन किया जा सकता है। मतलब मैंने आप बताया ना कि यहां पर अगर आपने कर दिया फिर भी संशोधन कर सकेंगे। और अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन पूर्ण किए पश्चात मोबाइल नंबर आप एडिट नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा मोबाइल नंबर डालना जिससे आपको उसमें सारी चीजें आपके लिए, ऐसा नहीं कि दोबारा आप एडिट नहीं कर पाएंगे, ये चीज यहां स्पष्ट बता दे रहा है, ठीक है। चलिए ओके, वरना आपको फिर संशोधन के लिए फिर आपको अलग से पोर्टल खोलता है, तब आप कर पाते हैं, ठीक है। वो 5 दिन का जो कार्य दिवस मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है, 10 दिन होगी, माफ करिए। अच्छा, मतलब जब आपका लास्ट डेट खत्म होगा उसके 5 दिन बाद से आपको जो है संशोधन का समय मिलेगा, जो कुल 10 दिनों के लिए आप संशोधित कर सकेंगे। लेकिन भैया संशोधन करने के लिए फिर आपको पता ना एक्स्ट्रा फीस देना पड़ता है, ठीक है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। देखो यहां पर फीस बहुत लोग जानना चाह रहे थे, तो फीस कितना है, तो फीस देखो दोस्तों यहां पर आप लोग के लिए है, चलिए थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। यहां पर फीस जो है कितना है, तो अगर आप जैसे अदर स्टेट से हो तो ये जान के चलो आपको 172 रुपया 30 पैसा देना पड़ेगा, ठीक है, 172.30। वहीं अगर आप उत्तराखंड से भी बिलोंग करते हो, ठीक है, क्योंकि आप अदर स्टेट के तो आपको कोई वो तो मिलेगा नहीं, ये तो आपको पता है, आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो 172 रुपया 30 पैसा तो आपको देना ही है, ठीक है, ये तो आप समझ गए होंगे। ओके, अब देखिए यहां पर क्या बता रहा है, इसे मैं थोड़ा जानबूझ के बड़ा किया हूं जिससे कि आप लोग को दिखे, ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं दिख रहा होगा। वहीं पर अगर आप उत्तराखंड से हैं तो वहां पर भी जो है ओबीसी हम वहां के लोकल को भी 172 रुपए देना पड़ता है। मतलब ये जान के चलिए अगर आप अदर स्टेट से 172 रुपए देना पड़ेगा, बाकी अगर आप उत्तराखंड के लोकल के हैं तो भी आपको केवल एक जगह छोड़ करके जो दिव्यांग जन वाली कैटेगरी है इसे छोड़ करके, और जो अनुसूचित जनजाति और जाति वाले हैं इन दोनों को छोड़ करके बाकी में आपको 172 रुपया 30 पैसा देना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो वहां के अनाथ बच्चे हैं उन्हें बिल्कुल भी कोई भी फीस देने की जरूरत नहीं है। अगर आप दिव्यांग जन है तो 22 रुपया 30 पैसा, और अगर आप अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते तो 82 रुपया 30 पैसा आपको देना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया फॉर्म फीस। उसके बाद देखिए यहां पर एक चीज मैं बता सकता हूं कि देखिए इसमें प्रोसेस क्या क्या होगा। इस फॉर्म को भरने जा रहे हैं तो पहले एक जो है प्रारंभिक परीक्षा है तो स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन होगा, जिसके अंक मुख्य परीक्षा एवं साक्षात के साथ जोड़े नहीं जाएंगे। वरना ये कहना चाह रहा है जो इसका प्री एग्जाम होता है इसके जो नंबर होते हैं ये आपके मेंस और इंटरव्यू में ऐड नहीं किए जाते, बस क्वालिफाइंग एक स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। और इसमें क्या होगा, वस्तुनिष्ठ प्रकार के 2 प्रश्न पत्र होंगे और इसमें ऋणात्मक पद्धति अपनाई जी, इसमें निगेटिव मार्किंग होती है। कहना चाह रहा है कि ये जो पेपर होता है यहाँ निगेटिव मार्किंग होती है और इसमें भी 2 पेपर होते हैं, ठीक है, 2-2 घंटे के 2 पेपर यहाँ पर आयोजित कराए जाते हैं, ठीक है। ओके, और जो दूसरा अंक होता है उसमें 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होता है। जो सेकंड पेपर होता है जैसा कि आप यूपीपीसीएस भी देने जाते हैं उसमें भी आपको यही चीज देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद जो है और क्या बताने लायक है, चलिए और कुछ तो मैं यहाँ पर क्या ही बताऊं, चलो इतना तो आपको बेसिक पता ही होगा। देखो यहाँ गलत उत्तर के लिए कितना है, ठीक है, अगर आप गलत उत्तर दे रहे हो तो 1/4 जो है आपका निगेटिव मार्किंग है जी भैया। 1/4 1/4 दंड के रूप में काटा जाता है, ठीक है। और एक चीज जान लो, यदि अभ्यर्थी 1 से अधिक उत्तर देता है तो उसे गलत मान लिया जाएगा। मैंने आप लोग को खैर तो बताया था कि ओएमआर में 1 पॉइंट कर दिए, ठीक, उसके आगे भरे तो गलत हो जाता है, ठीक है। तो 1/4 इसमें निगेटिव मार्किंग है, बाकी 2 पेपर होता है उसका नंबर नहीं होता। सेकंड पेपर में आपको 33% पाना अनिवार्य होता है जैसा कि आप यूपीपीसीएस में देते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये जो जरूरी जानकारी थी ये मैंने आपको यहां पर बता दिया। बाकी इसके डिटेल सिलेबस को हर चीज को लेकर फिर मैं आऊंगा आप लोगों के सामने, ठीक है। तो बाकी तब तक जो है आप लोग अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो भैया फॉर्म शुरू हो चुका है और फॉर्म भरना जो है स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि यही वो समय है जब आप लोग को कुछ जो है अदर स्टेट पे जाना है कि आप लोग को एक अपना सिक्योरिटी लेकर के चलना है, तो बहुत ही अच्छा समय है। आप लोग देखिए क्योंकि 14 मार्च से शुरू हो चुका है और 3 अप्रैल तक ही रहेगा। 3 अप्रैल के रात तक बहुत मामूली सा फीस है, 172 रुपया, कितना मैंने 172 रुपया 30 पैसा ही बताया होगा, वही है, दे दीजिए, तैयारी चालू कर दीजिए। बहुत कुछ अंतर नहीं है, सिलेबस भी मैं डिटेल आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। तो उम्मीद करता हूं सारी चीजें क्लियर हो गई होगी।
तो एक बार शुरू हो जाइएगा। बाकी क्लासेज आप मेरे यहाँ पर चल रही है उसे आप करते रहिए। मैं इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी जरूरी चीज़ें होंगी आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। तो तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टाटा, सी यू। सब्सक्राइब जरूर करें।